नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एग्जाम स्फीयर में और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त सभी साथी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। और जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और जो भी लोग का भी पेपर होने वाला है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाना। चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। तो जो भी लोग नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपसे पूछा गया सवाल है कि बॉम्बे जयश्री किस संगीत से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, आप जवाब देंगे कि बॉम्बे जयश्री जो है वो कर्नाटक शैली जो है संगीत की उससे संबंधित है। और आप सब लोगों को पता है कि संगीत के दो शैली हैं भारत में महत्वपूर्ण। एक है हिंदुस्तानी, ठीक है, कौन सी है? एक है हिंदुस्तानी शैली और दूसरी है कर्नाटक शैली। क्लियर? तो बॉम्बे जयश्री रामनाथ इनका पूरा नाम है। और ये संबंधित किससे है बच्चा? तो ये संबंधित है कर्नाटक शैली से। और उसके बाद अगर बात करें तो इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2023 में इनको मद्रास संगीत अकादमी ने कर्नाटक के जो सर्वोच्च पुरस्कार है कला के क्षेत्र में उससे सम्मानित किया था, जिसका नाम है कला निधि सम्मान। ठीक, तो ये सारी चीजें इनको प्रदान की गई थी। अगर कलाकार पूछा गया है तो उसके पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर अगर आप देखें जो कर्नाटक संगीत है उसके और कौन कौन से प्लेयर हैं मुख्य, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी हैं इसके प्रमुख प्रवर्तक में से। तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1998 में, रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1974 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1956 में। उसके बाद सोमागुंडी श्रीनिवास अय्यर जी हैं, इनको संगीत कला निधि जो कर्नाटक के संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया गया था 1947 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1953 में। उसके बाद है टी बाल मुरली कृष्ण, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1975 में। ठीक है, तो ये हैं कलाकार और ये हैं इनके पुरस्कार और वर्ष। और ये टेबल आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो देने वाली है, इसको आप याद करके जाएंगे। उसके बाद पूछा गया है एंड देन वन डे ए मेमायर, ये किसकी आत्मकथा है? तो आप सबको पता है कि आप सभी जानते होंगे इनको, नसरुद्दीन शाह। ठीक, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी एंड देन वन डे ए मेमोयर। ठीक, तो ये प्रकाशित हुई थी कब? 2014 में। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण लोगों की महत्वपूर्ण आत्मकथा के बारे में। ठीक, तो ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। गांधी जी का जो बुक था जिस आत्मकथा थी वो क्या थी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक है विंग्स ऑफ फायर, ये पूछी जा चुकी है आपसे। तो ये टेबल जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी। डॉक्टर भीमराव की जो आत्मकथा है उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। लता मंगेशकर जी की बुक का नाम है लता सुरगाथा। उसके बाद मलाला यूसुफजई, इन्होंने लिखा आई एम मलाला। मदर टेरेसा ने लिखा था कम बी माई लाइट। उसके बाद पटेल जी ने लिखा था सरदार पटेल की जीवनी। इंदिरा गांधी ने लिखा था माई ट्रुथ। और उसके बाद देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल, ये मैंने आपको बता दिया। बाल गंगाधर तिलक जी की आत्मकथा है मेरे कारागार के अनुभव। उसके बाद विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। मोतीलाल नेहरू ने लिखा था द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोतीलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी पूरी पुस्तक है। शिवराम राजगुरु ने लिखा था अग्निपथ, शिवराम राजगुरु की आत्मकथा। सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था बंदी जीवन। और जवाहरलाल नेहरू की एक बुक और है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस टेबल को आप याद करके जाएंगे मेरे दोस्त, आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे है कि द वॉल ऑफ द क्रिकेट के नाम से किसको जाना जाता है? ये सभी लोग को पता होगा कि ये किसको बोला जाता है। ये बोला जाता है भारत के पूर्व कोच रहे राहुल द्रविड़ को, है ना? किसको? राहुल द्रविड़ को। वर्तमान में कौन है भारतीय टीम का कोच? तो वो है गौतम गंभीर, है ना? कौन है? गौतम गंभीर हैं।
बॉलिंग कोच कौन है? बॉलिंग कोच है मोर्नी मोरकल। तो ये दोनों लोग अभी अभी नियुक्त किए गए हैं, तो नाम आप याद रखेंगे। ठीक, इनको द वॉल और मिस्टर डिपेंडेबल इस दो नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ हैं, तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। विराट कोहली को किंग कोहली या फिर चीकू नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली को बोलते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता, और कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा हरिकेन। राहुल द्रविड़ को धवाल के नाम से और अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो पुलेला गोपीचंद को बोला जाता है बैडमिंटन गुरु। मैरी कॉम को बोला जाता है मैग्निफिसेंट मैरी। पीवी सिंधु को बोला जाता है गोल्डन गर्ल, और लिएंडर पेस को बोला जाता है थंडर पेस। ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। विनेश फोगाट को बोला जाता है दबंग गर्ल। बाउचुंग भूटिया को बोला जाता है स्टार ऑफ इंडियन फुटबॉल, और वीरेंद्र सहवाग को बोला जाता है नवाब ऑफ नजफगढ़ या फिर मुल्तान का सुल्तान इनको बोला जाता है। ठीक, तो ये सारे खिलाड़ियों के उपनाम हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जनगणना से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा देर इसको हम देंगे, थोड़ा टाइम इसको देंगे, लेकिन अपना सवाल जो है वो पक्का करके चलेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये याद करने वाली चीज बहुत ही ज्यादा है, तो नोट डाउन भी कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ठीक, तो इतनी दर कितनी है? 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 82.14, और महिला साक्षरता दर है 65.46, है ना। तो ये क्या है? साक्षरता दर है किसकी? महिला और पुरुष की अलग अलग। अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है, और सबसे कम है किसकी? बिहार की, है ना। अब आइए आगे कुछ चीजें देखते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। और अगर आप बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, और सबसे कम लिंगानुपात बच्चे हरियाणा का है। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च साक्षरता दर किसकी है? केरल की। और सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? बिहार की। ठीक है, समझ में आया? तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, और भी टेबल है उनको भी आप याद कीजिएगा। देखिए, आप देखिए सबसे ज्यादा शिक्षित 5 राज्य, पहला क्या है? केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर गोवा, और फिर त्रिपुरा, है ना। उसके बाद सर्वोच्च लिंगानुपात वाले 5 राज्य, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 राज्य, उसमें कौन सा है? पहले नंबर पर दमन दीव, फिर दादर नगर हवेली, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर 5 सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य, पहले नंबर पर है दिल्ली, दूसरे पर है चंडीगढ़, तीसरे पर है पुदुचेरी, चौथे पर है दमन दीव, और पांचवें पर है लक्षद्वीप। ये श्रेय किसकी है? ये ऐसे यूटीज हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो राज्य में सबसे पहले नंबर पर है बिहार, दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर है केरल, और चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य, तो पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, और फिर पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाले यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो पहला कौन सा है? चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर दादर नगर हवेली, फिर दमन दीव, और फिर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ठीक है, क्या है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो पूछा गया कि भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कुल कितनी है? तो बच्चा आप सबको पता होगा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं ये कुल भारत में कितनी है? 43 हैं।
ठीक, इसके पहले कितनी थी? 42 थी। लेकिन असम का जो मोइदम है इसको अभी इसमें शामिल किया गया, तो अब कुल कितने हो गए? अब कुल 43 हो गए। जिनमें से अगर आप बात करें तो सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 35 हैं। ठीक, प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 7 हैं। और मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? तो 1 है। ठीक, और वो एक कौन सी है? वो है कंचनजंगा। ठीक है, क्या है? कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मिश्रित है, यानी कि वो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ठीक, 2024 में किसको शामिल किया गया? तो असम के मोइदम को यहाँ पर शामिल किया गया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो रखी हुई हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहली बार यूनेस्को में किसको शामिल किया गया था? तो वो कौन था? आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा की गुफाएं थी, इनको शामिल किया गया था बच्चा 1983 में। ठीक, अगर आप बात करें तो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं? तो वो है काजीरंगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी। ठीक, अगर बात करें सांस्कृतिक धरोहर स्थल की तो उसमें कौन कौन है? ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हम्पी है, महाबलीपुरम है, खजुराहो है और कौन है? सांची का स्तूप भी है ना? तो ये सारे कौन है? सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल। अगर सबसे बड़े वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वो कौन सा है? वो है बच्चा चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। हाल ही में और किसको जोड़ा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक पुरातात्विक स्थल है धौलावीरा, इसको जोड़ा गया। ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक, तो धौलावीरा को 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया था। राजस्थान के पहाड़ी किले कौन कौन से हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं? तो चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर, गागरोन, अंबर और जैसलमेर के किले इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, चलिए क्लियर। अब आइए, आपसे पूछा गया बच्चा कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे सभी दोस्त, आप सबको पता होगा कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बना देती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। और ये क्या हो जाएगा? यहां पर पूछा गया कि भागीरथी की सहायक नदी, तो जड़ गंगा या फिर जाड़ गंगा या फिर इसको हम जाह्नवी के नाम से जाने जाते हैं, ये क्या है? भैरव घाटी में भागीरथी से मिलती हैं। फिर उसके बाद असी गंगा, ये गंगोत्री में भागीरथी से मिलती हैं। और सिया गंगा, ये झाला में गंगा नदी से मिलती हैं। और ये जड़ गंगा या फिर असी गंगा जो है ये भागीरथी की सहायक नदियां हो जाती हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ेंगे किसको हम पढ़ेंगे? गंगा नदी प्रणाली को। तो गंगा नदी प्रणाली जो है भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25-25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये पूर्णतः भारत में नहीं, सॉरी, क्या है ये? भारत में बहते हुए कहा जाती हैं? बांग्लादेश, और बांग्लादेश से ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर कहां गिर जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ठीक, क्लियर। तो लगभग लगभग ये गंगा नदी जो है ये कहां पर प्रवाहित होती हैं? ये आपके भारत के उत्तर भारत वाले हिस्से में प्रवाहित होती हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक, और बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा ये मिलकर क्या बना देती हैं? गंगा बना देती हैं। आइए अब गंगा नदी पूरा यहाँ पर हम खत्म करेंगे। ठीक, तो गंगा नदी प्रणाली को सभी लोग अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर एक बार समझ लेंगे इस मैप से तो कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो अब बढ़िया से शुरू करेंगे। तो बच्चा, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है आपकी कौन सी नदी? भागीरथी। ठीक है, कौन निकलती है? भागीरथी। ठीक है, सॉरी, ये कहां से निकलती? यहां से निकलती हैं अलकनंदा है। और गंगोत्री से कौन निकलेंगी? भागीरथी। ये सब निकलती हैं और निकल के जाती हैं। तो धौली गंगा इनको मिलती है कहां पर? विष्णु प्रयाग में। फिर नंदाकिनी आपको मिलती है नंद प्रयाग में। पिंडारी नदी आपको मिलती है कर्ण प्रयाग में। और मंदाकिनी आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। और फिर यहाँ पर राम गंगा जो है
वो गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कन्नौज में। ठीक, उसके बाद फुलहर झील आप सभी को पता होगा, यहाँ से गोमती नदी निकलती है और ये गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आप सबको पता है यमुनोत्री से एक नदी निकलती है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये प्रयागराज में किससे मिल जाती हैं? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती हैं और इसको हम प्रयागराज संगम भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्मनासा नदी मिल जाती है किससे? कर्मनासा नदी मिल जाती है गंगा से। सोन नदी मिल जाती है पटना में गंगा से और गंडक नदी जो है वो बिहार के हाजीपुर में किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है। फिर घाघरा नदी जो है ये छपरा में मिलती है किससे? गंगा नदी से। और कोसी नदी कटिहार में मिलती है गंगा से। क्लियर? उसके बाद आपको पता है कि हुगली एक नदी है ये जो निकलती है ना? हुगली नदी क्या है? ये सहायक नदी नहीं है, ये क्या है? वितरिका है। ठीक, तो ये पूरा गंगा नदी प्रणाली है। अगर आप यमुना की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 नदियां जो है ये यमुना की सहायक नदियां बच्चा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा गंगा नदी प्रणाली। ठीक, चलो भाई सांस ले लेते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है कि पंथी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सबको पता है कि पंथी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ में एक सतनामी जनजाति है या फिर सतनामी समुदाय है। इनका पारंपरिक लोक नृत्य है, ये इनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए कुछ राज्य हैं और उनके नृत्य हैं, इनको आप लोग बढ़िया से देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका है कुचिपुड़ी और वीर नाट्यम। अरुणाचल प्रदेश का है बुइया और याक नृत्य। असम का है बिहू और बागूरम्बा। ठीक, कौन कौन सा है? बिहू और बागूरम्बा। तो ये आप बढ़िया से याद करेंगे। बिहार का है, बिहार का हो जाएगा बच्चा झिझिया और जात जतिन। ठीक, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा पंथी, राउत नाच और सुआ नृत्य। ठीक है, इसको हम राउत नाच बोलते हैं। ठीक है, क्या है? राउत नाच। फिर गोवा, गोवा का है दौड़ी, फुगड़ी और मंडो। गुजरात का है गरबा, डांडिया और तेरा ताली। फिर हरियाणा का है सांग, झूमर और धमाल। ठीक है, आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश का है नाटी और झूरू। ठीक, जम्मू कश्मीर का है राउफ, चक्कर और हुक्कुस। झारखंड का है छऊ, जादुर और पाइका। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कर्नाटक का है यक्षगान और डोलू कुनिथा। ठीक, फिर केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनी अट्टम और कूडी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। फिर उसके बाद बच्चा बात करें मध्य प्रदेश की तो मटकी, तेरह ताली और कर्मा यहाँ का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र में है लावड़ी और तमाशा। मणिपुर में मणिपुरी, थांगता और डोल चोलम यहाँ का नृत्य हो जाता है। मेघालय का है साक, सुकमैनसिम और चेरो। फिर मिजोरम का है चिराओ, जिसको हम बांस नृत्य भी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे बांस रख लेते हैं और इसके बीच में लोग डांस करते हैं। फिर नागालैंड का है चांगलो और सूमी नृत्य। उड़ीसा का है गोटीपुआ, छऊ और संबलपुरी। तो ये क्या है? ये प्रमुख क्या है बच्चा? शास्त्रीय नृत्य आपके हैं, जो प्रमुख प्रमुख राज्य हैं उनके। ठीक है, चलें आगे चलें, आगे चलते हैं। पंजाब का, पंजाब का आप सबको पता है भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान का है घूमर, कालबेलिया। सिक्किम का है लिंबू। तमिलनाडु का है बच्चा भरतनाट्यम, करगट्टम और कोलट्टम। फिर तेलंगाना का है शिव तांडवम और लंबाड़ी। फिर त्रिपुरा का है हुजागिरी और गरिया। उत्तर प्रदेश का है रासलीला, नौटंकी। उत्तराखंड का है छोलिया, झोड़ा और पांडव नृत्य। पश्चिम बंगाल का है गौड़िया और संथाल। तो ये सारे भारत के प्रमुख राज्य हैं और उनके प्रमुख नृत्य हो जाते हैं। ठीक, चलो अब पूछा गया आपसे कि वर्तमान का लोकसभा स्पीकर कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। ठीक, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है, ओम बिड़ला जी क्या है? लोकसभा स्पीकर हैं। ये 2000 हाँ 2000, इनका मतलब ये क्या है? दूसरा कार्यकाल है। तो अभी ये 2014 से 2014 के बाद जब इनका कार्यकाल शुरू होता है तो 2024 में इनका क्या है? ये सेकंड टेन्योर अपना यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी से हैं। ये कोटा से क्या है? सांसद हैं। ठीक है, कोटा राजस्थान से ये सांसद हैं। फिर यहाँ पर बात करें
तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो आप सबने नाम सुना होगा जीवी मावलंकर का। ये यहाँ पर पहले लोकसभा अध्यक्ष बने, लेकिन एक ही साल में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो वो बनी थे मीरा कुमार। ठीक है, कौन बना था? मीरा कुमार। फिर वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। हाँ, ये बने कब थे? 2019 में बने थे। तो 2019 और 2024 ये इनका कार्यकाल अभी दोबारा वाला चल रहा है। सबसे लंबे समय तक कौन कार्यरत अध्यक्ष हैं? तो बलराम जाखड़ जो हैं वो सबसे लंबे समय तक यहाँ पर कार्य किए थे। उसके बाद सबसे कम अवधि के लिए कौन बना था? तो जीवी मावलंकर जी बने थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। प्रथम दलित महिला कौन थी? मीरा कुमार थी, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया कि पांड्य वंश का सर्वश्रेष्ठ महान शासक किसको माना जाता है? तो माना जाता है जटावर्मन सुंदर को। जटावर्मन सुंदर पांड्य वंश के सबसे प्रतापी शासक में से एक थे। आप सबको पता है कि साउथ में 3 डायनेस्टी थी, जिनका नाम क्या था? चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, 3 डायनेस्टी थी, तो पांड्य इनमें से एक थे, है ना? क्लियर? तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो है चोल। तो चोल की जो उत्पत्ति है वो कावेरी नदी घाटी में हुई थी। क्लियर? अभी तक माना जाता है कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंशों में से ये एक है चोल वंश। ये लगभग 1500 वर्षों तक शासन किए थे, है ना? कितने? 1500 वर्षों तक शासन किए थे। इनके ध्वज क्या है? इन पे बाघ जो है वो दर्शाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका आर्किटेक्चर, जिसमें कौन कौन से मंदिर हैं? तो बृहदेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर है, गंगई कोंड मंदिर है और चोलपुरम मंदिर इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप याद कर लेंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका संगम साहित्य, है ना? कौन सा है? संगम साहित्य। संगम साहित्य में कुछ रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे तोलक पियम किसने लिखा? तोलक्का पियर ने लिखा, है ना? किसने लिखा? तोलक्का पियर में। फिर एट्टू टोगई एक रचना है और पुट्टू पट्टू एक रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है सिलप्पाधिकारम। सिलप्पाधिकारम बहुत बार पूछा गया है एसएससी के द्वारा। इसको लिखा है इलांगो अडिगल ने। फिर मणि मैखले की रचना की है सत्तानार ने और तिरुकुरल की रचना की है तिरुवल्लूर ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। और एक याद रखेंगे आप तोलक्का पीएम की रचना को। ठीक, सिलप्पाधिकारम बच्चा याद रखना, पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा 101%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ठीक, तो आप सबको पता है कि जब मौर्य वंश की स्थापना हुई, ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना? किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से की थी, है ना? चाणक्य इनके कौन थे? एक तरह से पीएम थे। ठीक, अब यहाँ पर जो यात्री आते हैं उनका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज इनका नाम था। इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिका। इसमें इन्होंने पाटलिपुत्र को क्या बोला था? पाटलिपुत्र को बोला था पालीब्रोथा। ठीक है, क्या बोला था? पालीब्रोथा बोला था, है ना? अब देखिए कुछ दार्शनिक और उनके जो संबंधित राजवंश हैं, जैसे कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश में। फिर फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर गुप्त वंश में। फिर ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में पुष्यभूति वंश में। ठीक, उसके बाद अलबरूनी आया था महमूद गजनी के साथ भारत में। इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर मार्को पोलो आया था पांड्य वंश के शासनकाल में। फिर बार्थोलोमियो डियाज आया था, ये पहला विदेशी पुर्तगाली नाविक था। सॉरी, पहले पुर्तगाली कौन थे? वास्को डिगामा, है ना? फिर ये आया था, ये क्या था? एक दार्शनिक था। फिर उसके बाद टावरनियर आया था किसके? शाहजहां के उसमें। थॉमस रो आया था जहांगीर के उसमें। और अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वो
दार्शनिक और विदेशी यात्री हैं जो समय समय पर भारत को विजिट किए थे। ठीक, चलिए आगे पूछा गया आपसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चा पार्टी सभी लोग फटाफट से जवाब देंगे इसका कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना की गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। की कब की गई थी? 1916 में। ठीक है, कब की गई थी? 1916 में। ऐसे ही अगर आप देखें तो अगर आप देखें कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें कौन कौन सी है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा, ये गुप्त वंश से संबंधित है। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गांधार राजवंश के द्वारा की गई थी। उदयगिरी की स्थापना खारवेल के द्वारा, वल्लभी की स्थापना मैत्रक वंश के द्वारा और सोनार गांव विश्वविद्यालय की स्थापना शमसुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखें ये आधुनिक भारत में अगर आप देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा? मालवीय के द्वारा। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जमशेद जी टाटा ने किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना मीर उस्मान अली खान के द्वारा की गई थी, है ना। तो ये जो लिस्ट है आप याद रख लेना। ऐसा होता है कि एसएससी जब एक पूछता है तो उससे लिंकेज जितने भी होते हैं वो सारे पूछता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसके लिए आसानी हो जाती है। ठीक, क्लियर। चलो, फिर आपसे पूछा गया कि नगर निगम और पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। तो आप सबको पता है कि भारत में जो चुनाव कराए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, है ना। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निर्वाचन आयोग दो है, एक है बच्चा केंद्रीय निर्वाचन आयोग और दूसरा है कौन सा? राजकीय केंद्रीय आयोग। तो केंद्रीय आयोग जो है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग किसकी कराता है? जो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा। जो राजकीय है ये कराएगा आपके नगर निगम, नगर पंचायत, इनके सबके चुनावों को। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पंचायतें हैं इनके गठन के लिए एक समिति गठन की गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि भाग 16 जो है वो एससी, एसटी और जो पिछड़े लोग हैं इनके लिए जो विशेष प्रावधान किए जाते हैं उससे संबंधित है। अब हम पूरा संविधान यहाँ पर आप लोगों के साथ निपटाते हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक, चलो एक बार लंबी सांस भरेंगे, जय बोलेंगे और समाप्त करेंगे पूरे संविधान को। भाग 1 संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद आता है 1 से 4। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, अनुच्छेद होता है 5 से 11। भाग 3 आपका मूल अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 4 आपका डीपीएसपी से संबंधित है, कहां पर आएगा? 36 से 51 तक ये आता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद भाग 4A आपका आ जाएगा, उसमें अनुच्छेद कौन सा है? 51A, और ये शामिल किया गया था बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। ठीक, इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। फिर भाग 5 आएगा, इसमें संघ के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 52 से 151 की चर्चा की गई है। फिर भाग 6 में राज्यों की बात की गई है, 152 से 237 के बारे में। फिर जो भाग आपका 7 है इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में यूटीज के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में। उसके बाद आपका आ जाएगा भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई, भाग 9A में नगर पालिका और भाग 9B में सहकारी समितियों की बात की गई। फिर आपका आ जाएगा भाग 10। भाग 10 में एससी एसटी वाले जो क्षेत्र हैं या फिर अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों की बात यहाँ पर
की गई है। फिर आप बात करेंगे अनुच्छेद 11 की, तो संघ और राज्य के बीच में संबंध की चर्चा अनुच्छेद 11 में की गई है। फिर अनुच्छेद 12 में है वित्त संबंधी, वित्त संपत्ति और अनुबंध से जो वाद होंगे उनकी चर्चा। अनुच्छेद 13 में की गई है भारत के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य। उसके बाद भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। उसके बाद भाग 14A जो है इसमें न्यायाधिकरण की बातें की गई हैं। फिर भाग 15 में चुनाव की बात की गई है। उसके बाद यहाँ सॉरी इसी में क्या है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है ये भी यहीं पर आता है। फिर उसके बाद भाग 16 है जिसमें अभी आपने पढ़ा कि जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। भाग 17 में भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाएं हैं इसमें। फिर उसके बाद भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों की बात कही गई है। भाग 19 में आपका है जो विभिन्न प्रावधानों का विवरण दिया गया है। भाग 20 में है संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें बच्चा यहाँ पर हो जाती हैं जो आपके लिए संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी इसको आप देख लेंगे और यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं ये दावा करता हूं कि ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके पेपर के लिए। तो जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं वो जरूर से जरूर इसको देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं मेरे दोस्त अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।